जैन साथी, कैसे हो आप लोग? चलो, हमने कल से संविधान की शुरुआत की है और आप लोग जानते हो कि जो भारतीय संविधान है वो हमारे लिए गीता, रामायण, महाभारत इन सबसे ऊपर है। और ऊपर होने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान से हमारा देश चलता है। भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसको लिखने में हमने लगभग 67 देश 67 देश हैं जिनके संविधान का सहारा लिया। इसी वजह से बहुत सारे लोग इसको उधार का थैला भी बोलते हैं। उधार का थैला बोलना मतलब बेवकूफ़ी वाला मामला है। दुनिया में ऐसा ना तो कोई व्यक्ति है और ना कोई ऐसी पुस्तक है कि जो यूनिक हो और उसमें मतलब उसी का ही योगदान हो। क्योंकि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चा डायरेक्ट मतलब मम्मी पापा नहीं सीख के आता है, ना वो दादा दादी जानता है ना कुछ जानता है। उसकी मम्मी उसको बताती है कि ये बेल टाइप का व्यक्ति दिख रहा है, वो तुम्हारा पापा है। तो भारतीय संविधान में अगर हमने किसी देश के संविधान से कोई प्रावधान लिया तो हमने अपने देश के अकॉर्डिंग उसको ढाला, ना कि मतलब उसको एज इट इज उठा के रख लिया। तो उधार का थैला बोलना मतलब बेवकूफ़ी। हमारा मतलब जो संविधान सभा वाला हमारे जो संविधान है उसमें संविधान सभा में 389 सदस्य, उनकी 2 साल 11 महीने 18 दिन की लगातार मेहनत के बावजूद तब जाके एक संविधान बना जिसे हम बोलते हैं भारतीय संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। भारतीय संविधान का जनक बोला जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। और इतना शानदार तरीके से संविधान को डिज़ाइन किया गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि सर्वश्रेष्ठ संविधान भी इसको मतलब बोल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। भारतीय संविधान के अंदर देखेंगे तो 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि ये जो पुस्तक है एक पवित्र पुस्तक है। इस पुस्तक के अंदर जो 22 भाग हैं वो 22 भाग मतलब हमें याद नहीं होते। इनके नाम कैसे याद रखें? इनके अंदर जो आर्टिकल्स हैं वो याद नहीं रहते, अनुसूचियाँ हैं वो याद नहीं रहते। तो कुछ ऐसा मामला बने कि जिससे हमें वो याद रह जाए आसानी से। तो वही मैंने आज एक प्रयोग किया है जिससे अगर मतलब हो सकता है कि आप लोगों को पसंद आए। चलो मैं एक छोटी सी वैसे ही कहानी टाइप की मतलब बता रहा हूँ, हो सकता है कि 22 के 22 भाग आप लोगों को याद हो जाए। एक देश है, उस देश का नाम है भारत। एक देश है, उस देश का नाम है भारत और भारत के अंदर हम रहते हैं यानी नागरिक रहते हैं। और हम नागरिक रहते हैं तो हमारे कुछ अधिकार होंगे और अगर हमारे अधिकार हैं तो हमारे कर्तव्य भी होंगे। फिर अधिकारों की बात आती है तो अधिकारों में हमें पहले जरूरी अधिकार चाहिए। जरूरी अधिकार मतलब मौलिक अधिकार जिनके बिना हम रह नहीं सकते। फिर कुछ ऐसे अधिकार मिल जाएं तो ठीक, ना मिलें तब भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अधिकार जब हम मिल गए तो हमारे कर्तव्य भी हैं। यहाँ तक आपको पता भी नहीं चला होगा और आपको भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 4 क ये आपको हो चुके हैं। पता है कैसे? मैंने बोला कि एक देश है, देश मतलब भाग 1 में देश है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व यानी वो अधिकार जिनको हम सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी न्यायालय में जाके मतलब ये नहीं बोल सकते कि हमें चाहिए ही चाहिए या कोई राज्य नहीं दे रहा है। देता है तो ठीक और नहीं देता है तो ठीक, मतलब न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। और उसके बाद भाग 4 का मतलब उसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य। उसके बाद हमें 5 से लेके 10 तक याद करने हैं। 5 से लेके भाग 10 तक देखो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे आप लोगों को। भाग 5, भाग 6, भाग 7 है नहीं, मतलब भाग 8, 9 और 10 देखो कितना आसानी से आ गया। हमारे देश में सबसे बड़ी जो संस्था है उसको हम बोलते हैं केंद्र या संघ। उसके बाद नंबर आता है राज्य का, उसके बाद नंबर आता है संघ शासित प्रदेशों का, उसके बाद आता है पंचायतों का नंबर। पंचायतें यानी ग्राम पंचायतें, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। और उसके बाद आते हैं अनुसूचित प्रशासनिक क्षेत्र यानी आदिवासियों की पंचायतें। मैंने उसको सिर्फ याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। संघ यानी केंद्र, केंद्र के बाद राज्य, राज्य के बाद केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के बाद तुम्हारी पंचायतें और पंचायतों के बाद आदिवासियों की पंचायतें। भाग 5 में केंद्र है, भाग 6 में राज्य है, भाग 7 है नहीं, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, भाग 9 में पंचायत हैं और भाग 10 में आदिवासियों की पंचायतें। आप सोच के देखो, भाग 1 से लेके आप 10 तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके बाद भाग 11 से लेकर भाग 22 तक बड़ा मतलब अजीब टाइप का मामला है। आपको दिल पे नहीं लेना है किसी को कि मतलब दिल पे लेके चले जाएं, मैं मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को।
आप अपने ऊपर लेके जाना, मैं अपने ऊपर मतलब बता रहा हूँ। समझो कि मैंने कोई संस्था खोल दी है। क्या खोल दी? कोई मैंने संस्था खोली, और उस संस्था का मुझे सबसे पहले अच्छा प्रशासन करना है। सबसे पहले मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे प्रशासन करना है। तो जब मैं अच्छे से प्रशासन करूंगा तो मेरे पास पैसे आ जाएगा, और जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं व्यापार करूंगा। व्यापार करने के लिए मुझे नौकरशाही की ज़रूरत पड़ेगी, और नौकरशाही जब मैं रखूंगा तो भाई झगड़े भी होंगे। तो मैं क्यों मतलब उन नौकरशाहों को मतलब लगातार झगड़ों में पचड़े में पड़ता रहूं? मतलब कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी कोर्ट से इनका निपटारा हो जाए। मैंने बोला मैंने अच्छे से प्रशासन किया, प्रशासन से मेरे पास पैसा आ गया, पैसे से मैंने व्यापार किया, व्यापार करने के लिए मैंने नौकर रखे, और नौकरों को मैंने कोर्ट से मतलब छुट्टी दिलवा दी। भाई मतलब इनके झगड़े हुए तो निपटारा जल्दी से जल्दी हो गया। भाग 11 में प्रशासनिक, भाग 12 में वित्तीय, भाग 13 में व्यापार वाणिज्य, भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग यानी प्रशासनिक सेवाएं IAS IPS IFS, और भाग 14 का में है प्रशासनिक अधिकरण मतलब IAS IPS का कोर्ट। मैंने तुमसे बोला मुझे सबसे पहले अच्छे से प्रशासन करना है, प्रशासन से मेरे पास पैसा आ जाएगा, पैसे से मैं क्या करूँगा? नौकर रखूँगा। क्या करूँ? व्यापार करूँगा, व्यापार करने के लिए मैं नौकर रखूँगा, और उनका झगड़ा होगा तो कोर्ट से इनको मतलब बरी करवा दिया जाएगा, या जो भी मतलब होगा, मतलब केस लंबा ना खींचे। उसके बाद जैसे ही मेरे पास ये सब हो जाता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ने के बाद मैं पिछड़े वर्गों के लिए काम करूंगा। पिछड़े वर्गों के लिए काम करने में मैं सबसे पहले उन्हें भाषा सिखाऊंगा। जैसे ही वो भाषा सीख जाते हैं, क्या सीख जाते हैं? भाषा सीख जाते हैं, तो हो सकता है कि कोई आंदोलन करें तो आपातकाल लगा देना है। आपातकाल लगाने के बाद उन्हें विविध पढ़ाना है। विविध पढ़ाने के बाद संविधान में संशोधन कर दो। संविधान में संशोधन करने के बावजूद भी अगर नहीं मानते हैं तो उनको अस्थायी प्रावधान दे दो। क्या दे दो? अस्थायी प्रावधान। और उनसे बोलो कि भाई आप संविधान पढ़ लो। वो बोलेंगे संविधान की किताब तो बहुत मोटी है, हम नहीं पढ़ेंगे। तो उनसे बोलो कि एक काम करो, संविधान का संक्षिप्त रूप पढ़ लो। बहुत आसान है भाई। 22 के 22 भाग याद हो चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। भाग 11 में प्रशासनिक संबंध है, केंद्र राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध। भाग 12 में केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध है। भाग 13 में व्यापार वाणिज्य है। भाग 14 में प्रशासनिक सेवाएं हैं, IAS IPS IFS SDM DSP तहसीलदार नायब तहसीलदार सब। भाग 14 का आप देखोगे तो भाग 14 का में क्या है? IAS IPS या फिर जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं इनके लिए अलग से मतलब कोड बना दिया गया है, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्रशासनिक अधिकरण। उसके बाद भाग 15 है। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन आयोग। भाग 16 में क्या है? SC ST OBC, इनके लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं, मतलब इनके लिए आयोग बनाए गए हैं अलग से। उसके बाद भाग 17 भाषा से संबंधित प्रावधान है। भाग 18 में क्या है? आपातकालीन प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया, वित्तीय आपातकाल हो गया। उसके बाद भाग कौन सा है? 19। और भाग 19 में क्या है? विविध या प्रकीर्ण। भाग 20 में है संविधान संशोधन, और भाग 21 में अस्थायी प्रावधान। जैसे आपने जम्मू कश्मीर का नाम सुना होगा कि उसको पहले 370 के तहत अलग से कुछ प्रोविजंस मिले थे, तो 370 के कुछ सब क्लॉज को हटा दिया गया क्योंकि परमानेंट नहीं था। और उसके बाद है भाग 22। भाग 22 में क्या है? संविधान का संक्षिप्त रूप। बहुत आसान है। अब एक बार आप क्या करो, एक बार इधर देख लो जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। भाग 1 देश, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, भाग 5 संघ या केंद्र, भाग 6 राज्य या प्रांत, भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, भाग 9 पंचायतें, भाग 9 का नगर पंचायतें, भाग 10 अनुसूचित प्रशासनिक क्षेत्र। भाग 11 में केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध, भाग 12 में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध, भाग 13 में व्यापार वाणिज्य, भाग 14 में प्रशासनिक सेवाएं, भाग 14 का में प्रशासनिक अधिकरण, भाग 15 में निर्वाचन आयोग, भाग 16 में SC ST OBC आयोग या फिर इनके लिए विशेष प्रावधान, भाग 17 में भाषा संबंधी प्रावधान, भाग 18 में आपातकाल, भाग 19 में प्रकीर्ण या विविध, भाग 20 में संविधान संशोधन, भाग 21 में अस्थायी प्रावधान, और भाग 22 में है संविधान का संक्षिप्त रूप। यहाँ पे इनके आर्टिकल मेंशन कर रखे हैं मैंने, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। कई बार ऐसी कंडीशन बनती है कि हमें आर्टिकल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसके बावजूद भी हम प्रश्न बना ले जाते हैं। बस हमें ये पता हो कि कौन से भाग में कितने आर्टिकल हैं, इतने से हमारा प्रश्न बन जाता है। कैसे बन जाता है? हमें ये पता हुआ है कि भाषा संबंधी प्रावधान भाग 17 में है, हाँ या ना? हमें ये पता हुआ है कि भाषा संबंधी प्रावधान किस में है?
भाग 17 में, और हमें ये पता हुआ है कि भाग 17 का जो संबंध है वो कितने से कितने आर्टिकल के बीच में है, 343 से 351। और अगर भाषा से संबंधित कोई भी मतलब प्रश्न पूछा जाता है और उसमें आर्टिकल दे रखा है, एक दे रखा है 151, एक दे रखा है 238, एक कोई और आर्टिकल दे रखा है, और एक आर्टिकल दे रखा है 343, कौन सा आर्टिकल होगा? हमने तो पढ़ा नहीं था, उसके बावजूद भी वो सही हो गया। क्यों सही हो गया? क्योंकि हमें ये पता था कि भाषा संबंधी प्रावधान आर्टिकल 343 से लेकर 351 के बीच में है। अगर उसने मतलब पूछ रखा है कि किसी राज्य को, किसी बाहरी राज्य को हमने मतलब भारत के अंदर मिलाना है, तो कौन से आर्टिकल के तहत मिलाया? उसमें कई एक आर्टिकल दे रखे हैं, लेकिन हमें पता हुआ है कि देश का मामला है। किसका मामला है? देश का मामला है, तो आर्टिकल 1 से 4 के बीच का मामला होगा, चाहे कोई भी आर्टिकल हो। हाँ या ना? एक होता है घनघोर तुक्का मारना, हनुमान जी का नाम लेके, माता मैया का नाम लेके, दांगी बाबा का नाम लेके, और एक होता है समझदारी से प्रश्न को सॉल्व करना। समझदारी से प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका यही होता है, नागरिकता से संबंधित कोई प्रश्न पूछ रखा है तो हमें पता हुआ है आर्टिकल 5 से लेकर और 11 के बीच में होगा, आर्टिकल 5 से और 11 के बीच में होगा, तो हम आसानी से इनको कर सकते हैं। तो भाग 1 देश आर्टिकल 1 से 4, भाग 2 नागरिकता आर्टिकल 5 से 11, भाग 3 मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 का, भाग 5 संघ या केंद्र आर्टिकल 52 से 151, भाग 6 राज्य या प्रांत आर्टिकल 52 से 237, भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश आर्टिकल 238 से 242, भाग 9 पंचायतें 243, और इसमें मतलब कितने विषयों का उल्लेख है? 29। कितना? 29। तो क ख ऐसे करके मतलब दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद भाग 9 क, इसमें नगर पंचायतें या नगर पालिका और नगर निगम, तो इसमें भी क ख करके 18 विषयों का उल्लेख है। उसके बाद भाग 10 अनुसूचित प्रशासनिक क्षेत्र, एक ही आर्टिकल है आर्टिकल 244। उसके बाद तुम जाओगे प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध भाई संबंध है, किस किस के बीच में तो होंगे ना संबंध भाई। कोई बोले मेरा उससे संबंध है तो कोई तो होगा, किससे? किससे? मेरा टेबल से संबंध है, तो टेबल है ना सामने, मेरा इससे संबंध है, मेरा उससे संबंध है। तो संबंध यहाँ पे किस किस के बीच में? राज्य और केंद्र के बीच में। कौन से संबंध? प्रशासनिक संबंध। और प्रशासनिक संबंध आर्टिकल 245 से लेके 263 के बीच में मिलेगा। वित्तीय संबंध मिलेंगे तुम्हें आर्टिकल 264 से 300 क तक, और ये भाग 12 है। भाग 13 व्यापार वाणिज्य 301 से 307। उसके बाद भाग 14 प्रशासनिक सेवाएं। प्रशासनिक सेवाओं को मैं बता चुका हूं तुम्हें। प्रशासनिक सेवाएं IAS, IPS, IFS, IRS, SDM, DSP, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब कैसे हैं? ये प्रशासनिक ऑफिसर हैं। कैसे हैं? प्रशासनिक अधिकारी हैं। और कौन से भाग में मिलते हैं? ये हमें भाग 14 में आर्टिकल 308 से 323। और इनके झगड़ों को निपटारे के लिए मतलब जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाए, क्योंकि किसी IAS के ऊपर कोई केस लगा दिया किसी ने, अब केस तो कोई झूठा भी हो सकता है, अब वो केस चल रहा है सालों साल, तो मतलब दिक्कत हो जाएगी। IAS थोड़ी ना घर पे बैठा रहेगा, तो उनके लिए अलग से कोर्ट बना दिया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रशासनिक अधिकरण। और भाग 14 का 323 का आर्टिकल है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है भाग 15 निर्वाचन आयोग। क्या? निर्वाचन आयोग। चुनाव आयोग का नाम सुना है ना आपने? तो चुनाव, अभी चुनाव होने वाले हैं, पहले तो मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, अभी 2023 में है ना, होने वाले हैं ना, और उसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है, ठीक है। तो ये निर्वाचन आयोग का ही काम है जो चुनाव कंडक्ट करवाता है। तो 324 से लेके और 329 तक किसका उल्लेख मिलेगा हमें? निर्वाचन आयोग का। भाग 15 है। भाग 16 में SC, ST, OBC या पिछड़े जो वर्ग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान दे रखे हैं आर्टिकल 330 से 342 तक। उसके बाद भाग 17 है भाषा संबंधी प्रावधान। देखो आज अंग्रेजी इतने प्रचलन में है, या अंग्रेजी का मतलब ऐसा मामला बन चुका है कि एकदम से ऐसा मामला बन गया, सिंबल ऑफ नॉलेज इंग्लिश। किसी को इंग्लिश आती है, मतलब भाई यार बड़ा इंटेलिजेंट है वो, मतलब होशियार है वो, मतलब समझदारी का, होशियारी का इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, वो तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, सिर्फ भाई संचार का एक माध्यम ही तो है, और कौन सा मतलब मामला है। सोच के देखो कि तुम क्लास में बैठे हो और यहां पे खड़ा हुआ कोई व्यक्ति फारसी बोल रहा है, क्या आपको समझ में आएगी? नहीं आएगी ना। तो जब वो समझ में नहीं आ रही तो किसी मतलब की है। अगर कोई व्यक्ति है वो यहीं की लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज यूज करता है, तो आप लोग डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओगे, उससे एक एक चीज समझ में आएगी। बोला वो मुड़ा तो कोई हो, मतलब क्यों समझ में आएगा? क्योंकि वो रीजनल बात बोली है उसने और वो तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो लेकिन यही मोड़ा मतलब हो सकता है किसी और को समझ में नहीं आए, लेकिन चंबल वाला मामला है तो यहाँ आसानी से समझ में आएगा कि मोड़ा मोड़ी का मतलब क्या है। हाँ या ना?
ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था भाषा, तो इसमें जो हमारी मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं उनमें इंग्लिश शामिल नहीं है, इंग्लिश शामिल नहीं है। लेकिन बावजूद इसके इतना प्रचलन में, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या फिर मतलब किसी भी जगह अच्छी जगह पे देखो, अरे भाई कंपनी में मतलब देखोगे अंग्रेजी आती है या नहीं आती है, अंग्रेजी नहीं आती तो बोला तो नहीं लेंगे तुम्हें, मतलब ऐसा वाला मामला बनता है। भाग 18 आपातकाल 352 से 360, भाग 19 में क्या है, विविध प्रकीर्ण 361 से 367, और भाग 20 में है संविधान संशोधन 368 में, भाग 21 में क्या है 369 से 392 अस्थायी प्रावधान, मतलब ये परमानेंट प्रोविजंस नहीं है, ऐसे प्रावधान जैसे मान के चलो कि अभी नॉन परमानेंट है, जरूरत के अकॉर्डिंग दे दिया कोई, मतलब बोला कि देखो भाई यार अभी तुम गरीब हो, विशेष राज्य का दर्जा दे दिया तुम्हें, विशेष पिछड़े राज्य का दर्जा दे दिया, लेकिन जैसे ही तुम समान हो जाओगे उसके बाद क्या करेंगे, हम इस दर्जे को वापस ले लेंगे, ऐसा कुछ मामला, तो अस्थायी प्रावधान। ठीक है, उसके बाद भाग 22 393 से 395 संविधान का संक्षिप्त रूप, या एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि संविधान का जो कंक्लूजन है वो कौन से भाग में मिलेगा तुम्हें, भाग 22 में। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 22 के 22 भाग हैं आप लोग रिपीट करोगे वीडियो को, तो 2-1 बार देखोगे उसके बाद मतलब भूलोगे नहीं, आर्टिकल्स भी आपको कनेक्ट कर पाओगे कि इतने कौन से आर्टिकल हैं, कितने से कितने तक आर्टिकल हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।